चैप्टर से, मतलब जो पहला लेक्चर था इससे पहले जो लेक्चर किया उसमें किसी में डाउट हो तो डू शेयर, है ना। चलो बहुत बढ़िया कर रहे हो, इसी तरह से अपन को करते रहना है। क्लियर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन कहाँ पे थे याद है? अपन थे, सर हमने लास्ट क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट किया था। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट किया था। और लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालोगे, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को बताना था। ठीक है, बड़ा ही आसान है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। तो मैं पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपसे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट तो आपके समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, और क्वेश्चंस अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा, फिर आगे के कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एल्यूमिनियम जो होता है, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम तो अपन ने देखा है, और ये इसका बैलेंस इक्वेशन है, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है AlCl। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। यस सर। और इसमें मैं अब अपन ने अभी पहले तो पिछले क्लास में तो असेंबली लाइन पे देखा था, अपन ने देखा था कि कार मैन्युफैक्चर अगर हो रही है तो उसमें कार के फ्रेम है, बॉडी फ्रेम है और टायर्स हैं, उससे देखा था अपन ने। अब अपन इस कंसेप्ट को एक्चुअल जहाँ अप्लाई करते हैं वहां कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट ऑन द केमिकल इक्वेशंस, और हियर इज द केमिकल इक्वेशन। अब बेटा मैं इसके अंदर 1.5 मोल आपको दे देता हूँ एल्यूमिनियम के। 1.5 मोल एल्यूमिनियम के लिए है अपन ने, ठीक है, और 3 मोल्स क्लोरीन के लिए है। तो आप मेरे को ये बताइए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। आपको दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा, एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर अपन को मालूम चल जाता है तो अपन प्रोडक्ट के मोल निकालेंगे, है ना, लेकिन वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से ही निकालेंगे। ये समझ में आया? दूसरा अपन को जो देखना है वो है कि मोल्स ऑफ AlCl। लेकिन सबसे पहले अपन को लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लगाना पड़ेगा, तभी अपन बता सकते हैं कि मोल्स ऑफ AlCl3 कितने फॉर्म होंगे। हाँ तो करो इसको, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है पहले तो ये पता लगाना है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसी के हिसाब से मोल बनेंगे अपन को वो पता। समझ गए क्वेश्चन? आई होप इट इज क्लियर। यस यहाँ सर। पे 3.0 मोल मतलब 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, 1.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर टेकन। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा ये बताना है, मोल्स ऑफ सर AlCl। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे पता लगाया आपने बेटा? सर क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। हाँ लेकिन उसके मोल्स भी तो कम चाहिए, देखो उसके मोल्स कम चाहिए। अगर अपन यहाँ पे रेशो देख, ये मोल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ पे मोल्स भी कम चाहिए। यस सर। समझ आया? मोल्स भी अपन को कम चाहिए रहेंगे, तो कैसे पता लगाया अपन? ठीक है, तो या तो एक यूनिटरी मेथड है उससे पता लगा लो कि देखिए 2 मोल के लिए, 2 Al के लिए 3 क्लोरीन चाहिए, है ना, जो इक्वेशन अपन को बता रहे हैं। तो 1 Al के लिए कितने चाहिए? 3/2, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और 1.5 Al के लिए कितने चाहिए क्लोरीन? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो वापस से, तो ये भी 1.5 है, तो ये होगा 2.25 आ जाएगा।
समझ आया? यूनिटरी Yes, मेथड sir. लगा के, एक तो यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं इसको कि पहले तो मैंने इक्वेशन देखी, इक्वेशन के हिसाब से लिखा, फिर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपन यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, मैनी टू 1 करते हैं ना, डिवाइड। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3/2 मोल्स ऑफ क्लोरीन चाहिए थे, और फिर 1.5 के लिए निकाला है जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, उसके लिए कैलकुलेट किया, तो 1.5 मोल ऑफ एल के लिए ये 1.5 है, 3/2 भी 1.5 होता है, 1.5 इंटू 1.5 215 का स्क्वायर 225 होता है, 2 पॉइंट यहाँ लगा। तो इतने क्लोरीन के मोल्स चाहिए 1.5 एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और ये कितने हैं अपन ने क्वेश्चन में दिए हुए, कितने हैं यहाँ पर, कितने दिए हुए? 3 मोल्स Sir, दिए 3 हुए। moles. हाँ, तो ज्यादा दिए हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा दिए हुए, इसका Yes, मतलब sir. ये एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस। So this is the excess reagent, और ये जो है ये अपना लिमिटिंग। तो योर आंसर वाज करेक्ट, लेकिन अपन को इस बेसिस पे सोचना। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से अपन सोच सकते हैं एक के मोल से। अगर ऐसा होता कि अगर अपन क्लोरीन के मोल मैंने 1.75 ही क्वेश्चन में दिए होते अगर, तो क्लोरीन के मोल 1.75 दिए होते, लेकिन 2.25 चाहिए तो कम है, कम दिए हुए हैं, तो फिर क्लोरीन होता। लेकिन अभी तो जितने चाहिए इतने चाहिए और उससे ज्यादा दिए गए हैं, तो क्लोरीन एक्सेस में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन जो है आपका दैट इज एक्सेस। समझ गए? इज इट क्लियर? दूसरा एक और तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है। दूसरा एक और तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लो, जो या क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे एल्यूमिनियम का? 2। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे Yes, sir. कोफिशिएंट है अपना 2। ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? Sir, बेनेट बताओ। chlorine. दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? बेनेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. समझ आ रहा है. ठीक है, तो किस तरह से अपन को लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हो आप? जो भी कम होता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा आप केस कर सकते हो कि क्लोरीन के मोल ले लिए, और क्लोरीन के मोल जो है उसको 3 से डिवाइड करके देखा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। अब जो भी कम आएगा, जो भी रेशियो कम आएगा, ठीक है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे तो ये आया 1.5/2, समझ आ रहा है? 1.5/2 क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के मोल 1.5/5 दे रखे हैं क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से यहाँ पे करके देखो, क्लोरीन के मोल कितने दिए? 3.0 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे ये आया 1, और यहाँ पे कितना आया? 0.07, ये सॉरी 0.75। लेट मी रब इट, यहाँ आया ये 0.75। समझ में आ रहा है? ये तो 0.75 तो इसका रेशो आया है, और 1 इसका रेशो आया है, तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो Yes, ये sir. एक्सेस है। समझ आया? आप गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके देखो फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट, जिसके लिए भी लीस्ट वैल्यू आए, दैट विल बी द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करोगे, जिसके लिए भी लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू जिसके लिए भी आएगी, ठीक है,
वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो कौन सा है लिमिटिंग रिएक्टेंट? एल्यूमिनियम। Sir, aluminium. हाँ, तो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट जो लिमिटिंग है, क्लोरीन बहुत ज्यादा है तो क्लोरीन तो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा बचा रहेगा, है ना। अपन ने देखा था एक्सेस रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस में होता है, इसलिए। समझ आ गया? तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट क्लोरीन है, और क्लोरीन जो है आपका वो बचा रहेगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब Yes, जितने sir. भी कैलकुलेशन करने हैं अपन को, वो सारे के सारे अपन को लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही करने हैं। ठीक है, तो अपन ने 1.5 मोल एल्यूमिनियम लिया है, उसी हिसाब से अपन को कैलकुलेशन करना है, और उसी हिसाब से अपन को तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर मिल गया अपन को, दैट वाज Al। ठीक है, दूसरा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 विल फॉर्म? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यू मस्ट यूज the value of moles of limiting reactant। लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मैं अपन ने ये देखा ही था पिछली क्लास में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3 एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो अपन को कह रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3 कितने बनेंगे? जितने मोल एल्यूमिनियम के लिए वो बनेंगे, बट आई एम नॉट यूजिंग द मोल्स ऑफ क्लोरीन बिकॉज द क्लोरीन इज एक्सेस रिएजेंट। तो Cl2 इज एक्सेस रिएजेंट, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, और इससे अपन कैलकुलेशन नहीं करें। should not be used to find the moles of the product। समझ में आया? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के मोल अपन ने 1.5 गिवन है, तो AlCl3 के मोल्स कितने बनेंगे? वो 1.5 बनेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। इसका आंसर है 1.5। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एल्यूमिनियम। बेनेट समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो है आपका एल्यूमिनियम है, और जो मोल्स आपके AlCl3 के बनेंगे, फॉर दैट आई यूज्ड द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ओनली बिकॉज एल्यूमिनियम वाज लिमिटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप इसको और ट्राई कर लीजिए। क्लियर? तो ये अपन इजीली समझ पाएंगे, इसको थोड़ा सा पक्का हो जाएगा ये, है ना, अगर अपन इसको आगे और चलते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का फॉर्मेशन है, वाटर का फॉर्मेशन अपन सभी जानते हैं, ये होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आप बैलेंस करेंगे। क्लियर? ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। समझ में आ गया? तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई वाटर के फॉर्मेशन की, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मास दे रहा हूँ, तो मास से भी कर लोगे ना आप, मास को मोल्स में बदल देना। ठीक है, उससे पता लगा लेना। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन जो गिवन है वो है 2 ग्राम्स, और मास ऑफ ऑक्सीजन जो गिवन है, ठीक है, वो है 10 ग्राम्स। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ वाटर।
मास ऑफ वाटर कितना बनेगा? समझ में आ गया? कितना वाटर फॉर्म होगा यस सर। ये आपको बताना। लेकिन ये जो डेटा गिवन है ना, इस पे रिलाई मत करना, क्योंकि डेटा में से हो सकता है एक एक्स्ट्रा दे रखा हो, ज्यादा दे रखा हो एकदम, तो अपन गलत कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और उसके मोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट के मोल आप कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? बताओ। तो सबसे पहले तो मोल्स निकालो। तो मोल्स कितने आए इसके? यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए? 2 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स अपन ने देखा था मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पे 1 मोल आया। ऑक्सीजन के मोल कितने आए? मास बाय मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? 16 टू द 32 ग्राम पर मोल। समझ में आया? तो यहाँ पे 1 मोल आया, और यहाँ पे 1/32 मोल, 10/32 मोल आया। ठीक है, अब रेशो निकालोगे। रेशो कैसे निकालते हैं बेनेट, बताओ? हाउ टू फाइंड द रेशो टू कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट? सर 1 तक कर देना सर इनको, 10/32 इंटू। हाँ नहीं, देखो ऐसा करते हैं, जो मोल्स है ना, रेशो ऐसे निकालते हैं कि मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे रेशो निकलता है। मोल जो लिए हैं डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मोल कितने लिए हैं हाइड्रोजन के? 1 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ये 2 है ना यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये रेशो आ गया मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हाइड्रोजन के लिए। और ऑक्सीजन के लिए भी निकाल रहे हैं अपन। ऑक्सीजन के लिए मोल कितने लिए हैं? 10/32 मोल लिए हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। ठीक है, और इतने मोल लिए हैं, और रेशियो कैसे निकालोगे? मोल को डिवाइड करोगे इससे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अच्छा, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 से डिवाइड करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। समझ आ गया? तो यहाँ तो वैल्यू आ रही है 0.5। ठीक है, मोल गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो वैल्यू आ रही है 0.5 आ रही है। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3125। एक कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें किसका रेशियो स्मॉलर है बेनेट, बताओ मेरे को? किसका रेशियो ऑक्सीजन का? का। ऑक्सीजन का रेशियो स्मॉल है ना। ये रेशियो कैसे निकाला, ये क्लियर हो गया ना आपको? जो गिवन मोल है, पहले तो मास था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अपन ने मोल निकाल लिए। मोल को फिर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड किया। यहाँ पे 1 है, उससे डिवाइड किया। जिसका रेशियो कम आया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अंशिका, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम चल गया तो सारे कैलकुलेशन इसी से होंगे, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा दे रखा है। अब एक्स्ट्रा दे रखा है, लेकिन जो चीज कम है ना उसी से कैलकुलेशन, क्योंकि रिएक्ट जो दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो एक चीज जरूरत से ज्यादा दे रखी है, तो जरूरत से ज्यादा तो प्रोडक्ट तो ना उतना बन जाए, क्योंकि जो कम है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना है अपन को। तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टोइकोमेट्री के अंदर कि जो भी, पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लो और किस तरह से इनके मोल्स आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया? मैंने ऑक्सीजन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 भी करते थे।
लेकिन मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सेस, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा से कैलकुलेशन तो ना करेंगे अपन, ठीक है। जो कम है उसी से प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मैंने निकाल ही लिए थे, 10/32 0.3125, ठीक है, ये कैलकुलेट कर ही लिए मैंने। और फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना होगा, इंटू 2 कर दो यहाँ पर, ठीक है। और अगर मास निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई करना। मास ऑफ वाटर formed will be equal to 2 into 0.3125 into 18। समझ आ गया कैसे किया मैंने, मास ऑफ वाटर कैसे निकाला? ठीक है, तो ये आ जाएगा 11.25। सर हमने 18 से क्यों इंटू किया है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास ऑफ वाटर बताओ, मोल निकाले थे आप। ओके सर। ठीक है बेटा, तो मोल को मास में बदलने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। बेनेट समझ में आया? यस सर। आप पहले वाली क्लास में शायद नहीं थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो कि कनेक्टेड टॉपिक्स है ना बेटा, ठीक है। तो पहले वाली शायद क्लास आपने अटेंड नहीं की थी, तो ये समझ गए सभी लोग। फिर अपन बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ये परसेंटेज कैसे निकालनी है, क्या देखो, एक तो एक कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं। जैसे वाटर में भी 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को कौन सा एलिमेंट कितना है, एक तो अपन नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो लिखा है ये अपन को नंबर ऑफ एटम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। केमिकल फॉर्मूला बड़ा सिंपल वे है टू एक्सप्रेस, और यहाँ पे बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम। समझ गए? इज इट ओके? क्लियर? फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि अपन इस वाटर के अंदर मास का परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज समझ में आता है? हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालने के लिए अपन ऐसे करते हैं, 2 ग्राम तो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, वाटर का मोलर मास, टोटल मास कितना है, 18, तो ये मास परसेंटेज है, ठीक है। कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है, 1/9, 100/9, ठीक है। तो ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ 11.11%। समझ गए? ये मास परसेंटेज है हाइड्रोजन का। इसी तरह से ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना हुआ बेटा, चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। 16 मास 16 है, डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है और परसेंटेज का सम 100 आता है, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए? तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, 8, ठीक है, और ये आएगा 8, ठीक है, 8। तो परसेंटेज यहाँ पे ऑक्सीजन का आएगा 88.89। ऐड करके देख लो, यहाँ पे 9 और 1 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है, टोटल 100% हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सॉल्व करके देखो,
तो दो तरीके हैं एलिमेंट, एक केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स के कंपोजिशन को, क्या कंपोजिशन है एक केमिकल कंपाउंड का एक्सप्रेस करने के। एक तो नंबर ऑफ एटम से है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम तो आप जानते ही हो, फॉर्मूले में काफी टाइम से आप कैलकुलेट करते आ रहे हो, ठीक है। दूसरा मास परसेंटेज से। तो समझ में आया कि नहीं आया सबके? बेनेट समझ में आया? यस सर, हाँ सर। लेकिन हाँ, लेकिन ये जो मास परसेंटेज है ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि एकदम अपन को निकालना पड़ेगा और इसको फॉर्मूले से अपन नहीं लिख सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अंशिका। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम देखना है अपन को। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो परसेंटेज कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। जैसे ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? C6H12O6। वेरी गुड, C6H12O6, ठीक है। तो एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक्सप्रेस करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्सप्रेसिंग अस कि देयर आर 6 कार्बन एटम, देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम, देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम, है ना। एक तो ये है, समझ गए। एक होता मास परसेंटेज, बताना एलिमेंट्स का मास परसेंटेज। तो बताना, जैसे कार्बन का मास परसेंटेज है 40%, ठीक है, कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 6.67% है, एच का 6.67% है, ठीक है। और रिमेनिंग जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है करीब 53.33%, ठीक है। दूसरा तरीका ग्लूकोज को बताने का ये है, ठीक है। एक्चुअल में ये तरीका जब आता है, मान लीजिए कि कोई अननोन कंपाउंड मिलता है ना अपन को, तो अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले उसको बर्न करते हैं। जैसे बर्न करा तो उसमें पता लगा कि कार्बन का इतना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का इतना परसेंट, कोई अननोन कंपाउंड मिलता है ना। आपको मान लो इतने सारे अननोन कंपाउंड्स हैं नेचर में, आपको कोई नया प्रोटीन मिला, तो आप उस प्रोटीन को रिसर्च कर रहे हो और आपको उसका फॉर्मूला जानना है, तो आप प्रोटीन के वेरियस वेरियस रिएक्शंस करोगे, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, ठीक है। परसेंटेज निकाल के ही फिर फॉर्मूला बनता है। अपने सामने तो रेडीमेड फॉर्मूला रहता है जैसे वाटर का, लेकिन पहले मास परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, उससे फिर फॉर्मूला आता है। समझ आ गया? तो 2 ways of expressing the composition of various elements in a compound, ठीक है। क्या है? एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा है मास परसेंटेज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मास परसेंटेज का बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि न्यूमेरिकल परसेंटेज, न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल हो। जैसे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ मेरे को, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज, मास के हिसाब से मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन, इथेन, कितना होगा? जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूले दिए मैंने, और आई होप आप जल्दी से कर सकते हो। जल्दी से बताओ कितना होगा। अंशिका कैलकुलेट करो बेटा, कितना रहेगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन। आया? बहुत इजी है ये तो जल्दी से कर सकते हैं। मीथेन का मोलर मास कितना है? सर 16 है। हाँ 16 है। मास परसेंटेज कार्बन का अगर निकालना है तो
mass percentage of carbon is equal to mass of carbon divided by total mass into 100. समझ गए? ऐसे करेंगे. क्लियर? yes, कितना आएगा मीथेन के अंदर? कार्बन का मास हुआ कितना 12 डिवाइडेड बाय 16, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही मैंने. तो 12 बाय 16 इंटू 100 कितना हुआ? 75. हाँ 75% कार्बन है इसमें इन मीथेन. ठीक है. और C2H6 में कार्बन कितना है? इथेन के अंदर कार्बन कितना है? तो यहाँ पे 24. कार्बन, हाँ कार्बन का मास परसेंटेज बताएं अगर अपन तो पहले तो कार्बन का मास निकालो आप. इसके अंदर कार्बन का मास 12 टू द 24 और टोटल मास कितना है 24 प्लस 6, हाइड्रोजन का 6 है ना 30 इंटू 100 परसेंटेज. ठीक है. तो ये कितना आएगा? ये लगभग 92% आ जाएगा करीब करीब. तो जैसे जैसे अपन बड़े हाइड्रोकार्बन, एक चीज ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो यहाँ करीब लगभग अप्रोक्सीमेटली, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, कि 92% कार्बन है इसमें. तो जैसे जैसे अपना कार्बन बढ़ता जाता है ना, तो अपन को जो फ्यूल है उसमें काफी उसकी वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू, वो चेंज होती जाएगी. ठीक है. और अगर कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्यूल जो है आपका वो काफी स्मोक देता है. देखा ना आपने, कई कई सारे फ्यूल हैं जो काफी स्मोकी फ्लेम देते हैं. देखा कि नहीं देखा? क्यों? कार्बन परसेंटेज उनका ज्यादा हो जाता है. ठीक है. तो एक तो परसेंटेज निकालने का सवाल आता है, बहुत ही बेसिक है. ठीक है. अब दूसरा जो प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, बस ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है. दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि मास परसेंटेज अगर अलग अलग एलिमेंट की दे रखी है तो उससे कैसे आप फॉर्मूला बनाओगे. मास परसेंटेज अगर दे रखा है, जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा है मैंने ऊपर, उससे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा? हाउ टू ऑब्टेन केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम द मास परसेंटेज गिवन. ठीक है. तो इसके अंदर मास परसेंटेज, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स गिवन रहेगा आपको. क्लियर? वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इतने परसेंट कार्बन है. अभी तो अपन ने निकाला परसेंटेज, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही गिवन रहेगा इसमें इतने परसेंट कार्बन है, या इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है. परसेंटेज निकाल लो आप, मास परसेंटेज निकाल लोगे. मास परसेंटेज से आप बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला अंशिका बेटा क्या होता है? बताओ अंशिका, बताओ बेटा, व्हाट इज एम्पेरिकल Sir, फॉर्मूला? like empirical formula has the whole number ratio of the atoms हाँ present in a compound. हाँ, it gives us simplest whole number ratios of the element, number of atoms of various elements present in a compound. Gives us simplest whole number ratios of number of various elements present in a compound. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का.
बताओ बेंजीन का फॉर्मूला। C6H6। हाँ वेरी गुड, C6H6 होता है। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? H। बेनेट। हाँ बताओ। CH। हाँ CH, आप जो कॉमन आ रहा है ना उसको हटा दोगे, कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दोगे यहाँ पे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का क्या है? 1:1। तो मास परसेंटेज से अगर अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूले को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर से, जिससे जैसे यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो क्या बन जाएगा? C6H6। वो होल नंबर भी मालूम होना चाहिए आपको, तब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दिस इज अ वे टू गेट, टू क्रिएट, टू नो द फॉर्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड। इतने सारे कंपाउंड है नेचर में, सबका फॉर्मूला तो ना मालूम है अपन। तो अपन क्या करते हैं, पहले रिएक्शन कर करके उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका मास परसेंटेज निकालते हैं, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूले को होल नंबर, किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी निकालना पड़ता है, जिससे अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। समझ आया? ये प्रोसेस है आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का। तो इसको अपन एक क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं कि हाउ टू गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपने शायद छोटी क्लासेस में भी किया होगा, आपकी जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और इस जो मैंने आपको थ्योरी बताई इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन। जैसे 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम was heated strongly हीट करने से क्या होता है बेटा? एयर के अंदर ऑक्साइड बन जाता है, मतलब बर्न हो जाता है वो इन करंट ऑफ एयर, मतलब वो ऑक्साइड बना लेगा, है ना। तो इतने ग्राम ऑफ यूरेनियम वाज हीटेड स्ट्रांगली इन करंट ऑफ एयर। ठीक है, अब इससे मिला ऑक्साइड अपन को, तो रिजल्टिंग ऑक्साइड का जो वजन होता है, का मास होता है, वेट 2.806 ग्राम। Determine the empirical formula of the oxide of uranium. Determine the empirical formula of the oxide of uranium. क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? आया कि नहीं आया? अंशिका बेनेट, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है ना। क्वेश्चन ढंग से समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अपन को रास्ता दिख जाएगा कि मतलब फिर अपन रास्ते की तलाश कर सकते हैं कि वेयर वी शुड गो टू इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर, हाउ शुड वी प्रोसीड। बट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दैट इज पूरा हैपजर्ड हो जाता है। तो अपन ने यूरेनियम लिया, है ना, यूरेनियम को हीट किया स्ट्रांगली, और जिससे वो बर्न हो गया। हीट मतलब बर्न नहीं किया एक्चुअली एयर में, और जिससे यूरेनियम का ऑक्साइड मिल गया, और उस ऑक्साइड का मास दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट दे दूं कि ऑक्साइड बना तो यूरेनियम से है,
तो इसमें कुछ तो यूरेनियम है और कुछ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास आप निकाल सकते हो, यूरेनियम का मास तो दे ही रखा है। ठीक है, मास कितना है यूरेनियम का दे रखा है, कितना आपने शुरुआत में लिया था ग्राम्स के अंदर। ठीक है, कितना लिया था अंशिका? 2.38 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकालोगे, कहाँ से लाओगे? बताओ बच्चों। हाँ बेनेट बताओ, कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का मास? सर टोटल मास से सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल मास से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वेरी गुड। तो कितना आया ऑक्सीजन का मास, जल्दी से बताओ। 2.806 में से सब्ट्रैक्ट करो। हाँ अंशिका बताओ जल्दी से, कितना आया ऑक्सीजन का मास? 2.806 तो ऑक्साइड है। अब इसमें से 2.38 जो है ये आपका यूरेनियम है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ऑक्साइड है। इसमें यूरेनियम प्लस ऑक्सीजन है। यूरेनियम का मास घटा दिया अपन ने, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 आया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया? 2 आया, 3 एंड 4। ठीक है, यस आया 0.426 ग्राम। 0.426 ग्राम इसमें ऑक्सीजन। ये तो मास निकाला है। इज इट क्लियर? अंशिका समझ में आ गया है तो बेसिक है। बताओ कोई डाउट इसमें? चलो वेरी गुड। अब मास से अपन निकाल सकते हैं मोल। मोल निकालने के लिए अपन को मोलर मास दिया होना चाहिए। यूरेनियम का तो मोलर मास है 238, बहुत हैवी होता है यूरेनियम, है ना। और ऑक्सीजन का तो पता ही है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16। तो कितने मोल यूरेनियम के लिए और कितने मोल ऑक्सीजन के लिए? अंशिका बताओ बेटा जल्दी से, यूरेनियम के कितने मोल लिए? मोल निकालने के लिए मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, 2.38 डिवाइडेड बाय 238। तो कितने? 1/100 लिए। 1/100 कितना होता है? 0.01। यहाँ तो बड़ा कैलकुलेशन बड़ा ही इजी है ना, एकदम से हो गया, क्योंकि ऊपर भी 238 है, नीचे भी 238 है। ऑक्सीजन का मास अपन को देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मास अपन को कितने मोल लिए? 0.426 डिवाइडेड बाय 16 करना पड़ेगा, तो उससे मोल आएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन के मोल हैं मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, रफ में खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, ये होगा 0.426 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये आया 0.0266। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है। अगर आपको कोई पूछता है कि इतना इतना मास दिया है एक एलिमेंट में, इतना मास इस एक कंपाउंड में, इतना मास इस एलिमेंट का, इतना मास इस एलिमेंट का है, तो इसका फॉर्मूला बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप ऐसे ही करेंगे। तो मास से मोल्स बना लो, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। ठीक है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले में अपन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे? आप जो सबसे लीस्ट वैल्यू है ना, उससे ये कम है ये ज्यादा है, तो उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या किया मैंने। 0.01 को 0.01 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे जो मोल्स हैं 0.0266, इसको भी इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब अगर अपन सोचते हैं कि कितना है, तो ये फ्रैक्शन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये फ्रैक्शन में होता है करीब 8/3, लगभग ऐसा होता है। मैं ऐसा कर लेता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे को ईजी हो जाता है होल नंबर में बदलना। 8/3 की वैल्यू देखो आप,
ठीक है, या फिर आप इसको, मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 2.66 है ना, 0.66 2/3 होता है, तो एक्चुअली टू होल नंबर 2/3 है ना, 0.66 2/3 होता है, तो टू होल नंबर 2/3। तो इसको मैं अगर करता हूँ तो 2 3 जा 6 + 2 8/3 आएगा। समझ आ गया? तो टोटल 8/3 है और ये 1 है। अब मैं इसको होल नंबर में बदलूंगा कि ताकि दोनों होल नंबर हो जाए। होल नंबर में मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ तो 3 हो गया, 1 × 3, ठीक है, और यहाँ 8/3 × 3 कितना हो गया, 8 हो गया। क्या ये समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया कि नहीं आया? अंशिका बेटा बताओ, बेनेट बताओ। यस सर। ठीक है, अंशिका समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला है यूरेनियम के ऑक्साइड का, U3O8। समझ गए? तो इस तरह से अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज को पहले एटॉमिक मासेस से डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हैं। देखो स्टेप देखो, मोल, मास से मोल बनाओ, क्या करोगे, डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस, एलिमेंट के, रेस्पेक्टिव एलिमेंट के। ठीक है, फिर जब मोल आ गए तो मोल को सिंपलेस्ट रेशियो में बनाओ। कैसे? जो सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ मोल जिसके है ना, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो लीस्ट वाला जब उसको उसके से ही डिवाइड करोगे तो वो तो 1 हो गया, फिर बाकी कुछ फ्रैक्शंस आए। ठीक है, तो डिवाइड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मोल को होल नंबर में बदलो। कैसे? मल्टीप्लाई बाय सम होल नंबर, होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। समझ आया क्या नहीं आया? और फिर आपका फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आया नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मेरे को मोलर मास चाहिए। ठीक है, तो उससे मैं आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला EF of a compound is CH2O। समझ आया? CH2O है अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if its molar mass is equal to 60। अंशिका, बेनेट जल्दी से करो इसको। हम्म क्या होगा जल्दी से बताओ मेरे को, बेनेट बताओ कैसे करोगे इसको। अंशिका, क्या फॉर्मूला आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है मैंने, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे दिया है। बताओ बेटा। अंशिका आवाज आ रही है? बेनेट,
यस सर। कैसे करोगे बताओ, क्या आंसर है? मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई जब करते हो आप किसी होल नंबर से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। ये होल नंबर आप मास की मदद से निकाल सकते हो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो अपना कितना है, CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? सर एम्पेरिकल 30। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है कार्बन का 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30। और मोलर मास कितना है? मोलर मास तो दे रखा है अपन को 60। तो n की वैल्यू क्या होगी बेनेट, बताओ? अंशिका, 30। n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब मास को ट्वाइस कर रहे हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए भी आप ट्वाइस करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H4O2। ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि जब मास को ट्वाइस करके, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को ट्वाइस करके मोलर मास आ रहा है आपका, तो सेम थिंग यू शुड अप्लाई ऑन द formulas also. Similarly, you should multiply the empirical formula by 2 to get molecular formula. समझ में आ गया? Is it clear? यस सर। यस। ठीक है, अंशिका समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये? समझ में आ गया अंशिका? कोई डाउट, कोई चीज आपको पूछनी हो तो पूछो जल्दी से। बेनेटी आपकी पहली क्लास है बेटा? क्या सर? आज आज आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या मेरी, या पहले कर चुके हो? सर पहले भी कर रहा अच्छा, पहले भी कर रहे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में शायद नहीं थे आप, है ना? होगा शायद, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। तो मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मोल कंसेप्ट का, और वो अपन को स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से आप फेमिलियर है? अंशिका बता सकते हो? बेनेट बताओ बेटा, कौन कौन सी टर्म से फेमिलियर हो आप? इससे कॉन्सेंट जो आपने आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। मास बाय मास। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक तो होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है W/W परसेंटेज भी कहते हैं इसको, मास अपॉन मास, मतलब मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो W/W परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ये लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करते हो आप। वॉल्यूम परसेंटेज ये भी पढ़ा होगा, V/V। इसको मैं डिटेल में लिखता हूँ, अभी डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट लिख दूं आपके लिए कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपने आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। मास बाय वॉल्यूम या W/V परसेंटेज कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, या पार्ट्स पर बिलियन, है ना? ppb या ppm, दो अलग अलग
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ये तरीका जनरली अपन जब काम में लेते हैं जब आपका कोई चीज बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसको पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन में कहते हैं। कैलकुलेशन फॉर्मूले में बताऊंगा, अभी तो जस्ट मैं लिस्ट लिख रहा हूँ। फिर अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो अपन पढ़ेंगे वो है मोलैरिटी, ठीक है, जिसको अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो है मोलालिटी, इसको अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी, जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके सिवाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये तो मास के हिसाब से है, ठीक है। इसके सिवाय अपन फ्रैक्शन ऑफ मोल्स भी निकालते हैं, जिसको अपन कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको अपन एक लेटर से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर से काय, है ना। किसी चीज का मोल फ्रैक्शन मतलब उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट में ही आता है, मोल के एप्लीकेशन में ही आता है, ठीक है। तो किसी चीज का किसी सॉल्यूशन में आप कॉन्सेंट्रेशन किसी सब्सटेंस का कैसे एक्सप्रेस करोगे, उसके लिए ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इस्तेमाल की जाती है। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, अपन घर में शुगर सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो अपन तो सिर्फ ओरली बोलते हैं कि स्वीटनेस बहुत कम है या स्वीटनेस बहुत ज्यादा है ना, ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। अपन को कैलकुलेशन न्यूमेरिकली पार्ट तो ना कैलकुलेट करते हैं, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ लैब तब आपको बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करें, है ना, सभी का न्यूमेरिकली कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें, क्योंकि वहाँ लैब के अंदर अगर अपन केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ हर चीज अपन मेजर करके ही डालेंगे, और उससे अपन को ये पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, अगर अपना मेजरमेंट रिएक्टेंट्स का पता होगा तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है कितना मिलाया है उसका मेजरमेंट करना आना चाहिए, और मेजरमेंट के तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। एंड दीज आर द मेथड, दिस इज द लिस्ट ऑफ द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। समझ में आया कि नहीं आया? ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिलाया है, ये न्यूमेरिकली आप इन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ गए बिल्कुल? व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th में भी आपके काम में आने वाला है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को अपन W/W परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन लिखें अपन, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, it is a number of parts by mass of a component present per 100 parts by mass of total solution। क्या मतलब हुआ इसका? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास
मतलब मास के हिसाब से टोटल मास के 100 हिस्सों में से कितने हिस्से, कितने पार्ट्स किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के हैं, वो उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। या अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से कितने ग्राम किसी चीज का है, वो उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं बोलता हूँ 15% शुगर सॉल्यूशन, 15% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो तो 15 ग्राम तो शुगर हो गया इसमें, टोटल में से 15 ग्राम शुगर हो गया। ठीक है, बचा हुआ 85 ग्राम जो है इसमें वाटर होगा, क्योंकि 85% है तो 85 ग्राम, अगर टोटल 100 ग्राम ले रहे हो तो। समझ में आया कि नहीं आया? 100 ग्राम अगर आपने लिया, परसेंटेज अगर है तो इट इज कन्वीनियंट टू अज्यूम दैट द टोटल मास इज 100। अगर नहीं दिया, अगर दिया है तो तब तो उस हिसाब से लेना। समझ गए? तो 15% शुगर सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम शुगर 85 ग्राम वाटर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ 20% यूरिया सोल्यूशन, अंशिका क्या मतलब हुआ इसका? 20% यूरिया सोल्यूशन बताओ जल्दी से, क्या मतलब निकला? अंशिका बेनेट, बस जल्दी बताओ। So that 20% urea, 20 grams urea and the other 80 is water. हाँ 80 इज वाटर। ठीक है, ठीक है, टोटल अगर 100 लेते हैं अपन तो 20 ग्राम तो यूरिया है। अगर कुछ नहीं दे रखा ना टोटल मास, तो 100 अज्यूम करना इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेट 50 भी कर सकते थे, 50 में से 10 हो जाता, आधा हो जाता, है ना। लेकिन परसेंटेज जब भी दे रखा है बेटा तो टोटल मास 100 अज्यूम करना सबसे बढ़िया रहता है ना। और 80 ग्राम इसमें वाटर है। समझ आया? तो मास परसेंटेज का मतलब तो समझ में आ गया। डेफिनेशन भी लिख दिया कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, मास के हिसाब से कितने हिस्से हैं किसी चीज के, टोटल 100 हिस्सों में से, टोटल 100 पार्ट्स में से, है ना। टोटल 100 पार्ट्स होता है 100 ग्राम में से, टोटल हिस्से कितने किसी चीज के हैं, वो उसका मास परसेंटेज कहलाए। ठीक है, अब इसमें अपन मास परसेंटेज में फॉर्मूला भी लिख देते हैं। अगर मान लो टोटल मास 100 नहीं दिया, फिर अभी तो यहाँ पे मास पूरा 100 दे रखा था, जब 100 मास अपन ने अज्यूम किया तो 15% होता 15 ग्राम, 20% होता 20 ग्राम। लेकिन अगर मास टोटल 100 नहीं दिया तब आप कैसे करोगे? मास परसेंटेज, जैसे ए और बी का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, और मास परसेंटेज ए का, मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए का मास, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या होगा, जो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। समझ आ गया? ये मास परसेंटेज ऑफ ए। अब इसमें मास ऑफ ए की यूनिट क्या लोगे बेटा, ग्राम में, और टोटल मास भी ग्राम में लेना, किलोग्राम में मत ले लेना। जो न्यूमरेटर यूनिट्स भी अपनी नंबर्स की तरह कैंसिल आउट होती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ऊपर जो यूनिट लिए ग्राम, नीचे भी वही यूनिट हो, और इनटू 100 करके अपन को परसेंटेज मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए। इसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ बी अगर निकालना है तो या तो आप ऐसा करोगे, यही फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ बी ग्राम्स के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ए का और बी का, ठीक है, इंटू 100 का। या फिर ऐसा करो,
ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने इतना वर्क कर लिया है कि मास परसेंटेज ऑफ ए निकाल लिया है और परसेंटेज का सम हमेशा 100 आता है, तो इसमें से 100 में से मास परसेंटेज ऑफ ए घटा दो। अगर बाइनरी मिक्सचर है तो, दो जने हैं तो ए को सबट्रैक्ट कर दो तो आपको मास परसेंटेज ऑफ बी मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। इज इट क्लियर? बेनेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, लिख रहे हो ना? नोट्स भी बनाते रहो। देखो आज सब कुछ है अपने पास, ये सारी फैसिलिटीज है, ये अपन रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, सब कुछ है, वो बहुत अच्छी बात है। आप कभी भी जाओ रिवाइज कर सकते हो, लेकिन लिखते भी जरूर चलो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट लिखने से ही अपनी चीज दिमाग में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और जब रिवीजन के टाइम करना होता है ना, तो अपन को टाइम नहीं रहता, तो अपन यहाँ पे लिख के ही सबसे जल्दी कर सकते हैं, है ना, रिवाइज। तो ये समझ में आया? परसेंटेज क्लियर? क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। फाइंड द amount of sugar find the amount of sugar required to make 25% find the amount of sugar required to make 25% sugar solution। ये मास बाय मास परसेंटेज है, और शुगर सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा, तो उस टोटल मास is 500 grams। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 500 ग्राम है, इसमें को 25% शुगर सॉल्यूशन है ये, तो इसमें अमाउंट ऑफ शुगर कितना है और अमाउंट ऑफ वाटर कितना है वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? इज इट ओके विद एवरीवन? यस सर। तो अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा ऊपर जो लिखा है, बड़ा सिंपलेस्ट वे में करेंगे इसको। टोटल मास 500 ग्राम है, तो उसी से अपन कर सकते हैं इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। समझ में आ गया? मैं लिख देता हूँ, मास परसेंटेज शुगर का। अंशी का क्या आंसर आ रहा है? बेनेट क्या आंसर आ रहा है? सर अभी करना है। हम्म, 125। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को मास परसेंटेज ऑफ शुगर कितना है, 25 दे रखा है, इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर m, टोटल मास कितना दे रखा है 500 इंटू 100
है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बड़ा आसान है। तो मास परसेंटेज इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, m ऑफ शुगर इज इक्वल टू 125 ग्राम। यूनिट बोलना मत भूलना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर 125 आंसर होगा, ग्राम में भी होगा, केजी में भी होगा। अपन जल्दी सबसे पहले केजी में लिखा होगा। अपन क्या करते हैं, जल्दी से 125 आ गया, 125 लिखते, टिक कर दिया, यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो यू कैन गो रॉन्ग। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समझ गए मिनट। अंशिका समझ में आ गया आंसर अंशिका आपका? अंशिका आंसर आ रहा है बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसको कहते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज या वी बाय वी परसेंटेज? ये कब काम में आता है? ये तब काम में आएगा व्हेन a liquid is dissolved in liquid. It is used to express the concentration. Liquid component in liquid solution या in liquid mixture. ठीक है, जैसे कि आप मिक्स कर देते हो इथेनॉल और वाटर मिक्सचर, इथेनॉल वाटर मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम बोलोगे, मास नहीं बोलोगे। क्लियर? जैसे 35% V बाय वी है, अगर ये इसका मतलब हुआ, क्योंकि परसेंटेज है तो मैं टोटल 100 ले सकता था, है ना। 35 ml इथेनॉल है इन 65 ml ऑफ वाटर। टोटल 35 ml इथेनॉल है 65 ml ऑफ वाटर में, टोटल 100 आ गया, 35% 100 ml। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो टोटल 100 ml मान लीजिए आप सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंटेज काम में आता है या V बाय V काम में आता है जब टू लिक्विड्स आर डिसॉल्व। तो उसमें एक लिक्विड का कितना वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम में से, दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझे कि नहीं समझे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो अगर इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, वॉल्यूम जैसे A और B का आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ऐसे देखें अगर अपन लिक्विड लिक्विड के लिए काम में आएगा, सॉलिड लिक्विड के लिए काम में नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड में अपन वॉल्यूम्स नहीं नाप सकते। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड के लिए ही यूज में आएगा A और B। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है और इसमें वॉल्यूम परसेंटेज A का अगर दे रखा है या निकालना है तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A
ये ml में ले सकते हो, लीटर में ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना जो यूनिट न्यूमरेटर में ले रहे हो वही डिनोमिनेटर में ले, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब a प्लस b का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ओनली या लीटर ओनली, बोथ लीटर लेना पड़ेगा अगर लीटर ले रहे हो तो, इनटू 100%। क्या ये समझ में आ गया सबके? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी भी ऐसे ही लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100%। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही लिखोगे जैसे आपने पहले लिखी है ना। डेफिनेशन मास परसेंटेज की क्या लिखी थी आपने, कि मास के हिसाब से कितने हिस्से हैं किसी के, किसी कंपोनेंट के, टोटल 100 ग्राम में से, है ना। It is mass percentage is the number of parts by mass of a component present in 100 parts by mass of total solution। ठीक है, इसी तरह से आप वॉल्यूम के लिए भी यही लिखोगे, it is the number of parts by volume। वॉल्यूम के हिसाब से कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है ऑफ अ कंपोनेंट। प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम, है ना। पार्ट्स का मतलब ये यूनिट ले सकते हो आप, ml के हिसाब से देख सकते हो या लीटर के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन लीटर है तो लीटर ही चलने देना, फिर ml है तो सबका ml में है। वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मास की जगह अपन ने वॉल्यूम कर दिया। v by v परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100%। समझ गए ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस समझ? ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। जनरली इट इज फेमस फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। मेडिसिन में बहुत काम में आता है। मेडिसिन के अंदर कोई लिक्विड सिरप होती है ना, मेडिसिन सिरप जो होती है, सिरप में काम में आता है कि दो लिक्विड मिलाए तो वहाँ, या मिथेनॉल इथेनॉल सोल्यूशन वहाँ काम में आ जाएगा, एसीटोन वाटर सोल्यूशन वहाँ काम में आ जाएगा, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तब ये काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो कौन सा टर्म अपन काम में लेंगे, उसके लिए आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, या इसको अपन कहते हैं W/V%। ये कब काम में आता है? इट इज यूज्ड व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सॉल्यूशन में जब भी डिसॉल्व करोगे तब ये काम में आएगा। जैसे NaCl सॉलिड है, ठीक है, 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन। अच्छा, अभी तक तो जो अपन ने टर्म्स देखी थी, एक मैं बात आपको, आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा उस बात पे कि वो दोनों मास ही थे। मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम में
वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूम वॉल्यूम था, मास मास था, लेकिन अभी यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम है। तो पहले के दोनों जो अपन ने कंपोनेंट देखे थे तो वो यूनिटलेस थे। यूनिटलेस क्यों थे? यूनिटलेस इसलिए थे क्योंकि वहां पे ऊपर भी मास था, डिनोमिनेटर में भी मास था, मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आपका यूनिटलेस था। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी यूनिटलेस है, लेकिन यहाँ यूनिटलेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ आप मास ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में उससे निकालोगे आप, है ना। तो सपोज इफ 20 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml solution, में 20 ग्राम NaCl मौजूद है। ठीक है, तो इसका W/V% कितना होगा? कितना होगा बेनेट, बताओ बेटा। अंशिका, W/V% कितना होगा? 20% होगा। अंशिका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आर यू देयर? बेनेट यस सर। समझ आ गया? तो 20 ग्राम 100 ml सोल्यूशन में अगर मौजूद है तो यहाँ तो एक तो मास देखोगे जो डिसॉल्व किया है, और पूरे वॉल्यूम का देखोगे सोल्यूशन का कंप्लीट वॉल्यूम। तो ये इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ये आपने शायद 10th या 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे बहुत काम में आता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर ml, क्योंकि ऊपर तो मास है, डिनोमिनेटर में ml है। लेकिन जो पहले दो टर्म देखे थे, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, उनका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मास अपॉन मास कैंसिल हो गया यूनिट, या वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपन ने ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखे, लिमिटिंग रिएक्टेंट देखा, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा, काफी सारी चीजें देखी। कोई डाउट है आपका तो बताओ पहले बेटा। क्लासेस रेगुलरली अटेंड किया करो आप, है ना। अंशिका आप बताओ बेटा, कोई डाउट है किसी चीज को लेकर? कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो, या कोई चीज आपको वापस से पढ़नी है, जल्दी से बताओ। बेनेट बताओ बेटा। नहीं सर अभी नहीं। हाँ, तो असाइनमेंट्स रेगुलरली करते रहना, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहा करो, है ना, मिस मत करा करो। वैसे तो सब रहता है आपके पास, लेकिन इट इज बेटर टू अटेंड द रेगुलर क्लास, है ना, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। समझ में आ गया? तो लेट मी एंड द क्लास, लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। ठीक है, ओके।